हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। जहां आप सीखते हैं कि कभी भी किसी कंपनी में अगर हमें इन्वेस्ट करने का मन हो तो उसके बारे में पहले कैसे पूरा इन डेप्थ स्टडी किया जाता है, उसके बारे में पूरा नॉलेज लिया जाता है कि कंपनी अच्छी है, खराब है, क्या बिजनेस करती है, कहाँ से उसका पैसा आता है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, उसका प्रॉफिट कहाँ से आता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो उसको रिस्क, जहां पर उसको रिस्क होता है कि ये फैक्टर चेंज होने से कंपनी के प्रॉफिट में नेगेटिविटी आ सकता है। ये सब कुछ समझने के बाद फिर हम एक प्रॉपर डिसीजन बनाते हैं कि इस कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है कोपरान लिमिटेड। कोपरान जो है ये एपीआई और इंटरमीडिएट बनाने वाली कंपनी है और यहां तक कि ये एपीआई और इंटरमीडिएट के साथ साथ फॉर्मुलेशंस भी बनाते हैं। कंपनी अभी काफी छोटी है, 1,000 करोड़ भी इसका मार्केट कैप नहीं है। बट जिस तरह का कंपनी में डेवलपमेंट हो रहा है, जितना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी एग्रेसिवली अपना बढ़ा रही है, और अभी तो इनको यूएस एफडीए से भी जब परमिशन मिल गया है तो ये रेगुलेटेड मार्केट में भी काफी इंटर कर रहे हैं। तो वहां पर कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा दिखता है। तो इसके बारे में पहले इनके नंबर्स को थोड़ा सा स्टडी करते हैं और उसके बाद इसके पूरे बिजनेस मॉडल को इन डेप्थ में हम लोग समझेंगे। तो कंपनी का मार्केट कैप अभी सिर्फ 899 करोड़ है। करंटली 186 पे कंपनी ट्रेड कर रही है। हाई ये 370 रुपया हाई गया था और अभी ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। और ये एक कारण है कि मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट आया कि इतना जब करेक्शन हो गया स्टॉक में, तो क्या अभी और फर्दर करेक्शन पॉसिबल है या फिर यहाँ से कोई बेटरमेंट या स्टॉक में राइज देखने मिल सकता है। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी कंपनी जो है 14 की पीई पे ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 89 रुपीज है। तो मार्केट कैप टू सेल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 1.7 का मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड कर रही है। प्राइस टू बुक इज 2.11, ये भी वैल्यूएशन वाइज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी को आप देखें तो इनका रिसर्च बेस्ड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होता है। एपीआई बनाती है, इंटरमीडिएट्स बनाती है, फॉर्मुलेशन बनाती है। तो ऐसी कंपनी को जनरली थोड़ा सा वैल्यूएशन कंपैरेटिवली हाई मिलना चाहिए। तो 14 का पी पे ये कंपनी बहुत ज्यादा दिन ट्रेड नहीं कर सकती। हाँ, अगर फंडामेंटल में कोई दिक्कत है और आगे लगता है कि रेवेन्यू इनका नहीं आएगा, तो फिर यही वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव बन जाता है। Return on capital employed is 21.4%, which is very good. Return on equity is 18.2, तो ये भी कोई खराब नहीं है। तो हर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप डेट इक्विटी देखिए 0.17, डेट सिर्फ 74 करोड़ का डेट है कंपनी में। तो किसी भी एंगल से ऐसा कोई नेगेटिव अभी तो नजर नहीं आ रहा। तो ऊपर ऊपर पे प्रीमा फेसी अगर मैं देखता हूं तो अभी ऐसा कोई नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। बट डेफिनेटली हम लोग को इस चीज पे ध्यान देना होगा कि ये नेगेटिविटी आगे चल के क्या हो सकता है। टेक्निकली भी देखें तो कंपनी में काफी अच्छा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि कंपनी यहाँ 370 रुपए से गिरते गिरते ऑलमोस्ट यहाँ पर अब 186 पे आई है। तो अभी तो कंपनी का जो टेक्निकल लेवल जो दिखा रहा है, ये अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों के नीचे ट्रेड कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कंपनी एक बियर जोन में चला गया। बट क्या पॉसिबिलिटी है कि कंपनी अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए को क्रॉस करके क्या दोबारा ऊपर जाएगा? ये हम लोग को टेक्निकल चार्ट नहीं बता सकता। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम बिजनेस को समझें, कंपनी का पूरा बिजनेस एनालिसिस करें और फिर अपने को समझ में आएगा कि क्या एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर के बाद कंपनी के बिजनेस में ऐसा कोई टर्न अराउंड होने वाला है जिससे ये प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग को समझना पड़ेगा। इनका क्वार्टरली रिजल्ट का बात करें तो जून का रिजल्ट आ चुका है इनका। तो जून का रिजल्ट तो काफी खराब आया है। अगर हम लोग देखें तो दिसंबर में इनका 132 करोड़ का अर्निंग था, मार्च में वो बढ़ के 142 करोड़ हुआ, जून में एकदम से डिप होके 125 करोड़ हो गया, विच इज अ बैड साइन। मटेरियल कॉस्ट अगर देखें तो मटेरियल कॉस्ट जो इनका 53% हुआ करता था, वो बढ़ के 61% हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि इनके रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस है वो काफी बड़ा है। अभी हम लोग जब बिजनेस एनालिसिस करेंगे तो मैं पूरा वैल्यू चेन समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये 61% क्यों इतना अचानक से मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट डिप हुआ है। फिर इंप्लॉय कॉस्ट जो 8% हुआ करता था वो 10% हो गया। तो क्या एक्चुअली में इंप्लॉय कॉस्ट बढ़ा है या फिर इट इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ परसेंटेज टर्म्स? तो वो भी हम लोग सीखेंगे कि ये परसेंटेज किस तरह से हम लोग को थोड़ा सा मिसगाइड करता है। एक्चुअल टर्म्स में जब हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट खासा गिरा है, 26-27 करोड़ कमाने वाली कंपनी ऑलमोस्ट
17 करोड़ पे आ गई। तो रिवेन्यू गिरा है जिस और मार्जिन गिरे हैं, जिसके वजह से मार्जिन देखो 18.5%, 20% हुआ करता था, वहां से एकदम से 13.5% हो गया। तो रिवेन्यू भी गिरा, मार्जिन भी गिरा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में तो डिप आना ही था। अदर इनकम भी यहाँ पर नेगेटिव है, तो मेरे को लगता है कि ये कुछ फॉरेक्स लॉस हुआ होगा इनको। ठीक है। नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली ऑलमोस्ट आधा हो गया। 17 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, उसके पहले 20 करोड़ था, वहां से तो एकदम 7.5 करोड़ हो गया। तो एक तरफ से एकदम से कंपनी का प्रॉफिट आधा हो गया। और क्या होता है, इस तरह की एपीआई, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल जो रिसर्च बेस्ड कंपनी होती है ना, उसमें इस तरह का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हम लोग को देखने मिलता है जब कंपनी इनिशियली छोटी होती है और कंपनी अपना रिसर्च कर रही होती है। उसके प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में उतने डेवलप नहीं हुए, उसके प्रोडक्ट्स ने मार्केट को अभी उतना स्ट्रांगली पकड़ा नहीं है। तो उस समय क्या होता है, हम लोग को थोड़ा सा इस तरह से टॉपसी टर्वी हम लोग को ऐसी कंपनी में देखने मिलता है। बट एक बार जब इनका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, मार्केट पूरी तरह से पकड़ लेता है एकदम अच्छा से, उसके बाद ये देयर इज नो लुकिंग बैक। तो अब देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जैसा ट्रैक रिकॉर्ड दूसरे कंपनीज का है, इस कोपरान कुछ ऐसा कर रही है कि नहीं, कि जिसकी वजह से फ्यूचर में कुछ अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिले। ओवरऑल मार्च 22 का रिजल्ट तो ठीक ठाक ही था। 492 करोड़ का अर्निंग 21 में था, वहां से 478 हुआ, थोड़ा सा रेवेन्यू गिरा था। बट मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इनका जो FY22 था ना, उसमें जो Q1 था, वहां पर इनका क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था और इन्होंने अपना कुछ एक्सपेंशन प्लान स्टार्ट कर लिया था। और लॉकडाउन लगने की वजह से वो एक्सपेंशन प्लान 3 महीना एकदम बंद हो गया, तो कोई काम दाम नहीं हुआ, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, कोई सेल्स वहां से ज्यादा ये लोग जनरेट नहीं कर पाए। एंड दैट इज द रीजन कि ये रेवेन्यू यहाँ पर गिर रहा है। तो ये रेवेन्यू टेक्निकली अगर मैं बोलूं, तो ये रेवेन्यू 3 क्वार्टर का रेवेन्यू आप देख सकते हो। पिछला जून में क्या कंडीशन था, पिछला जून में इनका सिर्फ 75 करोड़ का रेवेन्यू आया था। तो ऑलमोस्ट उस जून में कोई काम नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये टेक्निकली 3 क्वार्टर में इतना इन्होंने किया है। तो ओवरऑल FY22 का परफॉर्मेंस कंपनी का काफी अच्छा था, उसमें मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 18% है, नॉर्मली 12, 13, 10% हुआ करता था। तो कंपनी यहाँ पर FY22 तक उसने खासा इंप्रूवमेंट दिखाया है। जो भी दिक्कतें आई है ना, ये फर्स्ट क्वार्टर में ही आई। तो हम लोग को कंपनी को एक ही क्वार्टर के परफॉर्मेंस पे कभी जज नहीं करना चाहिए कि ये कंपनी खराब हो गई। हो सकता है एक फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा कुछ सिचुएशन बना मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में, कि इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हो गया, तो उसको हम लोग समझेंगे आराम से। इनका बैलेंस शीट का पोजीशन देखें तो बैलेंस शीट में डेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 88 करोड़ का डेट 20 में हुआ करता था, 21 में थोड़ा सा गिरा, बट अगेन 22 में थोड़ा सा बढ़ गया डेट, क्योंकि ये लोग काफी एक्सपेंशन प्लान्स कर रहे हैं। फिर इनका फिक्स्ड एसेट जो है, 150 करोड़ का इनके पास फिक्स्ड एसेट है। तो 150 करोड़ के अगेंस्ट में कंपनी अगर 500 करोड़ का या 450 करोड़ का भी अगर रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो आई वुड से इट इज क्वाइट गुड। 3 टाइम्स फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो जो है ऑलमोस्ट कंपनी का 3 टाइम्स है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो आगे चल के जब इनका एक्सपेंशन और होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि रेवेन्यू बढ़ने का पोटेंशियल खासा हो जाएगा। 36 करोड़ का भी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। तो 36 करोड़ का अगर 3 टाइम्स भी दे, तो 100 करोड़ रेवेन्यू और यहां से बढ़ सकता है इस एक्सपेंशन के बाद। कैश फ्लो इनका नेगेटिव आया है, वो समझना होगा कि क्यों नेगेटिव आया है। कैश फ्लो नेगेटिव आने का कारण ये है कि इनका इन्वेंट्री में 50 करोड़ रुपया फंस गया। 4 करोड़ रुपया ठीक है, डेटर में तो ज्यादा नहीं फंसा, तो मेन इनका इन्वेंट्री में फंस गया पैसा। और पेबल्स देखिए, दिस इज इंटरेस्टिंग, पेबल जो 31 होता था वो -26 हो गया। यानी पेबल में क्या हो गया, यहाँ पर इनको पेमेंट एडवांस में करना पड़ गया या पेमेंट जल्दी करना पड़ गया। तो पेमेंट जो इनको 31 डेज मिलता था, या 31 करोड़ का जो इनका पेमेंट ड्यू रहता था, वो इनका माइनस में, यानी एक तरह से ये लोग एडवांस पेमेंट करके सामान ले रहे हैं। तो एक तरफ डेट इन्वेंट्री में काफी पैसा फंस गया, दूसरा इनको एडवांस पेमेंट करके अपना रॉ मटेरियल या जो भी ये लोग खरीदते हैं वो करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में कंपनी को थोड़ा सा मार्च 22 में दिक्कत आया ओवरऑल। इनका कैश कन्वर्शन साइकिल देखें तो ये खासा पुअर हुआ है। 150 दिन का कैश कन्वर्शन साइकिल हुआ करता था, जो मार्च 22 में 215 दिन का हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इन्वेंट्री डेज काफी बढ़ गया। इन्वेंट्री डेज 200 दिन होने के पीछे कारण ये जो मैंने बताया था, जो Q1 इनका जो पूरा खराब हो गया ना, ऑलमोस्ट 80 डेज इनके बिजनेस का पूरा खराब हो गया था। तो वही 80 डेज यहाँ पर नजर आ रहा है कि 121 डेज से 200 डेज जो हो गया इन्वेंट्री डेज, इसके पीछे कारण वही एक क्वार्टर का पूरा खराब होना था। दैट इज द मेन रीजन।
सो शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर मैं बात करूं तो शेयर होल्डिंग में इनके पास जो है 44% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। अभी भी हम लोग देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स या हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ है। तो मेजोरिटी शेयर्स अभी भी हमारे पब्लिक के हाथ में। इसी वजह से क्या है, ये कंपनी इतनी ज्यादा वोलाटाइल हो जाती है, क्योंकि मेजोरिटी होल्डिंग पब्लिक के हाथ में। तो वोलाटाइल नेचर इस कंपनी का इसी वजह से हो जाता है कि जब भी थोड़ा सा मार्केट गिरता है तो पब्लिक का सेलिंग बहुत ज्यादा आ जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहता है, क्योंकि अभी भी कंपनी के शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड में गए नहीं है। पर धीरे धीरे हो सकता है कि इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जैसे जैसे ये कंपनी के प्रोडक्ट सक्सेसफुल होंगे। अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है और कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो नंबर्स हम लोगों ने समझ लिया और नंबर से थोड़ा सा एनालाइज किया। एक्चुअल बिजनेस अब हम लोग देखते हैं कंपनी का क्या है और उसको डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। तो कंपनी क्या काम करती है, बट इससे पहले कि मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊं, आपका 2 मिनट लेना चाहूंगा। कई लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि आपका वीडियोस लंबा होता है, 40 मिनट का होता है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, दोबारा आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगा कि देखिए इस चैनल का ऑब्जेक्टिव जो है ना, कि रिटेल इन्वेस्टर को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकूं, बिजनेस के बारे में उनको कंप्लीट नॉलेज दे सकूं, ताकि वो लोग एंड ऑफ द वीडियो, जब अपना 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो देखने के बाद वो लोग इस सिचुएशन पे इस पहुंच जाएं, इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि उनको इस कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज हो गया है, और वो लोग एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में आ जाए कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं, और लेना है कि नहीं लेना है, ये सिचुएशन में वो लोग आ जाए। तो इसीलिए क्या होता है, जब पूरे चीजों को बहुत धीरे धीरे और आराम से आपको पूरा डिटेल्स के साथ समझाना होता है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप एक बार में 40 मिनट का वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 10-10 मिनट करके 3 या 4 बार में, 3 या 4 दिन में, जैसे आपको टाइम मिले आप देखिए। पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो 40 मिनट जब आप इन्वेस्ट करेंगे ना हमारे चैनल में या किसी भी चैनल में, जब आप 40 मिनट का एक वीडियो ऐसा देखते हैं जहां आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है, तो 40 मिनट आपका वर्थ होता है। 40 मिनट के बाद आप एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप 10-10 मिनट के 5-10-15 वीडियोस देख लेंगे, पर अल्टीमेटली आपको जब कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगा ना, तो वो आपका 100 मिनट्स जो होगा वो वेस्ट कर देगा। तो इससे बेटर है कि आप 30-40 मिनट का ऐसा एक वीडियो देखें जहां आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिले और आपका वैल्यू एडिशन हो, आपका नॉलेज एनहांसमेंट हो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका बिजनेस के बारे में। तो कंपनी क्या बिजनेस करती है? कंपनी इज एन इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी कमिटेड टू सप्लाइंग इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड एपीआईज। तो इन शॉर्ट कंपनी क्या क्या बनाती है? एपीआई बनाती है और फॉर्मुलेशंस बनाती है, और दोनों इंटरनेशनल क्वालिटी का बनाती है। अब आता है एपीआई क्या होता है, फॉर्मुलेशंस क्या होता है, इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग को समझना होगा कि पूरा फार्मास्यूटिकल का वैल्यू चेन क्या होता है। तो फार्मास्यूटिकल का वैल्यू चेन में क्या होता है, पहला होता है बेसिक मटेरियल, यानी की बेसिक मटेरियल जो होता है वो होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी, सॉल्वेंट्स, ये सब जो होता है ये की बेसिक मटेरियल होता है। तो ये सॉल्वेंट्स जो होता है ये मेन चीज होता है, और कुछ एनर्जी कॉस्ट होता है, और भी छोटे मोटे चीज होते हैं जो जनरली कंपनी, ये बल्क केमिकल होते हैं जो कंपनी इंपोर्ट करती है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंपोर्ट करती है। तो यहां पर की बेसिक मटेरियल है, की बेसिक मटेरियल से बनता है इंटरमीडिएट्स। ठीक है, की बेसिक मटेरियल से क्या बनता है? इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट से कभी कभी बनता है एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स, यानी इंटरमीडिएट्स को थोड़ा सा और प्रोसेसिंग करके उसमें और थोड़ा सा अपने प्रोसेस को इधर उधर करके एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स बनता है। एडवांस्ड इंटरमीडिएट से बनता है एपीआई, और एपीआई से बनता है फॉर्मुलेशंस। तो ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट हो गया, ये हो गया एडवांस्ड इंटरमीडिएट, ये हो गया आपका एपीआई, और एपीआई के बाद हो गया फॉर्मुलेशन। तो ये पूरा चेन है फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो यहां पर इस पूरे चेन में ये कंपनी कहां कहां पर इन्वॉल्व है? ये बनाती है इंटरमीडिएट्स, जरूरत पड़ने पर एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स भी बना लेते हैं, और उसके बाद उस इंटरमीडिएट को यूज करके एपीआई बनाते हैं। यानी इंटरमीडिएट से ही एपीआई बनता है, और फिर एपीआई से फॉर्मुलेशंस बनता है। तो ये लोग क्या क्या बनाते हैं? ये लोग बनाते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, और फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, यानी एपीआई बनाते हैं और फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। तो एपीआई एंड फॉर्मुलेशन, इंटरमीडिएट हो सकता है कुछ कुछ थोड़ा बहुत ये लोग कुछ प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट के लिए नहीं बनाते, बट एपीआई और फॉर्मुलेशन यानी लास्ट का जो दो चीज है
ये लोग मेन बनाते हैं। अगर कोपरान को हम पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? कोपरान कौन सी कंपनी है? वो ऐसी कंपनी है जो एपीआई और फॉर्मुलेशंस बनाती है। क्या बनाती है? एपीआई और फॉर्मुलेशंस क्या होता है? जो एक्चुअल दवाई हम लोग बाजार से जाके खरीदते हैं, चाहे वो टैबलेट के फॉर्म में हो, सिरप के फॉर्म में हो, या इंजेक्शन के फॉर्म में हो, वो जो दवाई हम लोग बाजार से खरीदते हैं उसको फॉर्मुलेशन बोलते हैं। तो फॉर्मुलेशन किससे बनता है? एपीआई से बनता है। तो ये कंपनी एपीआई भी बनाती है, फॉर्मुलेशन भी बनाती है, जरूरत पड़ने पे शायद थोड़ा मोड़ा इंटरमीडिएट्स भी बनाती है। तो मेन इनका बिजनेस क्या है? फॉर्मुलेशंस एंड एपीआई बनाने का काम है। स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑलरेडी इनके पास है विथ वेरियस एक्रेडिशंस एंड अप्रूवल्स। इनको बहुत सारी एजेंसी का एक्रेडिशंस और अप्रूवल्स ऑलरेडी मिला हुआ है। फॉर्मुलेशंस वर्टिकल जो इनका है, जहां पर मतलब ये लोग दो सामान क्या बनाते हैं, मैंने बताया, एपीआई बनाते हैं और फॉर्मुलेशन बनाते हैं। तो जो फॉर्मुलेशन डिवीजन है, जहां पर एक्चुअल दवाई बनाया जाता है, वो कोपरान लिमिटेड, यानी जो हेड ऑफिस तो नहीं बोलूंगा, होल्डिंग कंपनी है कोपरान लिमिटेड, मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो फॉर्मुलेशंस का काम करती है। जो इनका एपीआई वर्टिकल है वो ऑपरेट कौन करता है? उनका एक सब्सिडरी है, वो ऑपरेट करता है इनका एपीआई वर्टिकल। तो एपीआई वर्टिकल इज बीइंग ऑपरेटेड अंडर कोपरान रिसर्च लेबोरेटरी लिमिटेड। तो ये इनकी सब्सिडरी कंपनी है जो मैनेज करती है एपीआई का काम। 50+ नेशन में इनके एक्सपोर्ट्स होते हैं। टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी है एंड दे आर सर्विंग बोथ रेगुलेटेड मार्केट एंड आल्सो नॉन रेगुलेटेड। अब ये चीज फोकस करने का जरूरत क्यों है? क्योंकि जब कंपनी स्टार्ट होती है ना, जब अपना पहला एक्टिव फॉर्मुलेशंस बनाती है, तो शुरू शुरू में वो लोग नॉन रेगुलेटेड मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। नॉन रेगुलेटेड मार्केट में जब उनका प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल होता है, इफेक्टिव होता है, तब उनको रेगुलेटेड मार्केट से, जैसे अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, इनसे अलग अलग कंट्री से अलग अलग सर्टिफिकेशन मिलता है। तो जब ये लोग को सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तब ये लोग रेगुलेटेड मार्केट में जाके अपने दवाई को बेच सकते हैं। और जब इनका एंट्री रेगुलेटेड मार्केट में होता है ना, तब जाके इनका मार्जिन एकदम शूट अप करता है। क्योंकि नॉन रेगुलेटेड मार्केट में आपको बहुत सस्ते में बेचना पड़ता है। मान लो आप 5 रुपए में कोई दवाई बेच रहे हो, रेगुलेटेड मार्केट में वही दवाई शायद 20 या 25 रुपए में बिकता है। तो ये एडवांटेज मिलता है जब कंपनी नॉन रेगुलेटेड से रेगुलेटेड मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रही होती है। तो यहां पर ये लोग इसीलिए फोकस कर रहे हैं कि रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड दोनों मार्केट में हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट, अब बिजनेस वर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं कि इनके बिजनेस वर्टिकल्स क्या है। तो एपीआई वर्टिकल जो इनका है, जो कि एपीआई इनको कौन संभालता है? इनका जो सब्सिडरी है वो संभालता है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं? ये लोग डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ डाइवर्स एपीआई एंड एडवांस इंटरमीडिएट। तो मैंने क्या बताया था चेन में, कि पहला होता है बेसिक मटेरियल, फिर इंटरमीडिएट्स, एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स, एपीआई एंड देन फॉर्मुलेशन। तो ये लोग फॉर्मुलेशन तो बनाते ही है, एपीआई भी बनाते हैं, और एपीआई के पीछे एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स भी ये लोग बनाते हैं। वन ऑफ द लीडर्स इन एटेनॉल, एटेनोनॉल एक ऐसा एपीआई है जो कि काफी जगह इस्तेमाल होता है, खास करके हार्ट रिलेटेड जो बीमारी है ना, उसमें इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पर एटेनॉल का डिमांड ज्यादा है, दे आर वन ऑफ द लीडर्स इन एटेनॉल। फिर पैरागैब्लिन, सेफ्लाफोर्सिन में नॉन स्टेराइल और स्टेराइल दोनों ये लोग बनाते हैं। नाउ व्हाट इज स्टेराइल एंड व्हाट इज नॉन स्टेराइल? स्टेराइल का मतलब होता है जहां पर आप इंजेक्टिबल्स के तौर पे लिक्विड के फॉर्म में, जैसे कि आई ड्रॉप होता है, वो स्टेराइल होता है। इंजेक्शंस का जो चीज होता है वो स्टेराइल होता है। तो ये सब स्टेराइल के फॉर्म में होता है। नॉन स्टेराइल क्या होता है? जो हम लोग दवाई, पीने का दवाई लेते हैं सिरप के तौर पे, या फिर टैबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं, दोज आर नॉन स्टेराइल। तो ये जो सेप्लासोप्रिन्स है, ये जो एपीआई ये लोग बनाते हैं, उसका स्टेराइल और नॉन स्टेराइल दोनों वर्जन का दवाई ये लोग बनाते हैं। मैक्रोलॉडिस ग्रैनुअल स्टेराइल कार्बामेन्स, मल्टीपर्पज प्लांट्स इनके पास है, पायलट प्लांट्स इनके पास है। फिर प्रोडक्ट सेगमेंट में इन लोग कौन कौन से बीमारी को केटर करते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव मैक्रोलॉडिस, न्यूमरलोडर, यूरोलॉजिकल, एंटी इन्फेक्टिव, स्टेराइल कार्बामेन्स एंड स्टेराइल सेप्लोफॉर्सिन। तो यानी कार्बामेन्स का इनके पास स्टेराइल वर्जन है, और सेप्लोसॉर्पिन्स का भी स्टेराइल वर्जन है। और कंपनी अब नया प्लांट लगा रही है, नॉन स्टेराइल प्लांट लगा रही है, जहां या ऑलरेडी लगा चुकी है, जहां पर ये लोग नॉन स्टेराइल कार्बामेन्स बनाएंगे। अब आता है कि क्यों ऐसा नॉन स्टेराइल में जा रही? क्योंकि क्या होता है ना, जब इंजेक्शन के फॉर्म में होता है उसका बिक्री कम होता है, पर वही चीज जब टैबलेट के फॉर्म में मिलता है तो लोग आसानी से टैबलेट खरीद के घर में
यूज कर सकते हैं। तो नॉन स्टेराइल में क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो कंपनी अभी स्टेराइल से नॉन स्टेराइल प्लांट में भी जा रही है। So they are one of the major players in sterile carbaments. इनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी एंड क्वालिटी सिस्टम्स हैं, दे आर केटरिंग टू बोथ एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट। और 20 प्लस प्रोडक्ट्स इनमें से इनका कमर्शियलाइज ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो एपीआई का इनका फैसिलिटी है, ये कहां पर है, ये महद में है। अब एक मैं रिस्क बताना चाहूंगा महद का, कि महद जो एरिया है ना, वो काफी स्लोप वाइज ज्योग्राफिकली बहुत नीचे है। तो क्या होता है, मुंबई में जब भी बारिश आता है, जब भी मानसून सीजन आता है, तो बहुत बार देखने मिलता है कि यहाँ पर फ्लड आ गया। और फ्लड आने से क्या होता है, काम धाम 15-20 दिन के लिए एकदम बंद हो जाता है, थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है। तो ये इनके लिए एक रेगुलर हर साल का एक नॉर्मल एक्टिविटी हो सकता है। तो ये रिस्क को हमेशा हम लोग को कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा। फिर फॉर्मुलेशंस में इनके पास क्या है, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओरल सॉलिड्स। तो ये ओरल सॉलिड्स यानी जिसको हम लोग टैबलेट्स बोलते हैं, दैट इज ओरल सॉलिड्स। डोसेज एंड ड्राई पाउडर फॉर्मुलेशंस ऑफ बोथ पेनिसिलिन एंड नॉन पेनिसिलिन ड्रग्स। यानी पेनिसिलिन और नॉन पेनिसिलिन दो तरह के ड्रग्स हैं, दोनों का वो लोग क्या करते हैं, वो लोग टैबलेट्स का ओरल डोसेज फॉर्म बनाते हैं। तो अब इसमें कौन सा कैटेगरी है, तो पेनिसिलिन बेस्ड अगर मैं बात करूं तो एंटी इन्फेक्टिव, अमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोएक्सिन, अमोक्सीक्लेव, ये सब है। नॉन पेनिसिलिन में ये सारा बीमारी है, तो आप पॉज करके वीडियो को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पेन मैनेजमेंट है, गैस्ट्रोलॉजी है, सीएनएस है, एंटी डायबिटिक है। तो सारे ऐसे बीमारी है जो बहुत कॉमन है और जहां पर इनका प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट काफी लगता है। तो यानी सेगमेंट जो है इनका, जो थेरापेटिक सेगमेंट है, काफी पॉपुलर है, यानी वहां पर डिमांड काफी अच्छा रहता है नॉर्मली। Catering 100% export market to both regulated and non-regulated market. They manufacturer of more than 100 dosage, meeting the standards of international market. तो बोल रहे हैं हम लोग टैबलेट्स, कैप्सूल, ड्राई पाउडर, सस्पेंशन जो भी बनाते हैं, सब हम लोग का ऐसा क्वालिटी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करता है। तो ये देखो किस किस फॉर्म में, नॉन स्टेराइल जो मैं बात कर रहा था अभी, नॉन स्टेराइल में क्या क्या होता है, टैबलेट्स होते हैं, कैप्सूल होता है, ड्राई पाउडर होता है, सस्पेंशन होता है, ये सारे नॉन स्टेराइल है। स्टेराइल क्या होता है, जो ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है, जो इंजेक्शंस के फॉर्म में आता है, वो सब होता है स्टेराइल। फैसिलिटी इनका कहां पर है, खोपोली महाराष्ट्र में ये फैसिलिटी है, जहां पर ये लोग पेनिसिलिन और नॉन पेनिसिलिन बेस्ड दोनों का ओरल डोसेज फॉर्म बनाते हैं। अब इनका FY22 का परफॉर्मेंस हम लोगों ने वैसे तो ऑलरेडी देख लिया है, पर थोड़ा सा अगर मैनेजमेंट का बात सुने कि परफॉर्मेंस में ये डिप क्यों आया था, तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, द एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ 2 blocks of API facility at Mahad was completed and resumed production in April 2021। तो 2 ब्लॉक महद में कैपेसिटी एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया था और अप्रैल से ये काम चालू हुआ। द एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्टेराइल प्लांट, तो स्टेराइल का प्लांट का एक ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो कंप्लीट हुआ एंड रिज्यूम प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ जून 21। तो अप्रैल मई जून, वो जो 3 महीना मैंने बताया ना इनका बिजनेस खराब हुआ था, वो क्यों हुआ था, क्योंकि ये जो स्टेराइल प्लांट का ये लोग अपग्रेडेशन कर रहे थे। तो वहां पर अपग्रेडेशन में क्या हुआ, इन्होंने अपना सारा प्लांट को डिसमेंटल कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से वहां लॉकडाउन लग गया, और 3 महीना तक ना ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा था, ना कोई काम के लिए आदमी लोग आ रहा था। तो इस वजह से वो 3 महीना क्या हो गया, कुछ काम नहीं हो पाया उस फैक्ट्री में, कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो पहला क्वार्टर जो था इनका पूरी तरह से खराब हो गया था। देयरफॉर द प्रोडक्शन वाज इंपैक्टेड। तो मैनेजमेंट वही बोल रहा है, इस वजह से प्रोडक्शन वाज इंपैक्टेड इन दैट पीरियड। रेवेन्यू वाज लोअर बाय 4.25%, जबकि यहाँ पर 2.9% दिया है। जो भी, डिस्पाइट क्लोजर ऑफ प्लांट, तो एक क्वार्टर खराब होने के बाद भी रेवेन्यू बहुत ज्यादा डिप नहीं किया। Our EBITDA grew by 6.86%। वो क्यों हुआ, the growth is attributed to new product launches in API and a better product mix। यानी API में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए और बेटर प्रोडक्ट मिक्स के कारण इनका EBITDA मार्जिन बढ़ा। बट याद रखिएगा, ये मैं Q1 का रिजल्ट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं Q4 यानी पूरे ईयर का बात कर रहा हूं। FY22 का जो रिजल्ट आया उसमें पूरे एक साल में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस था। अभी जो FY23 का जो पहला क्वार्टर है उसका रिजल्ट बहुत खराब है, तो उसको हम लोग एनालाइज करने का कोशिश करेंगे क्यों खराब है। बट उसके लिए जरूरी है कि हम लोग ये समझे कि पिछला एक साल में कंपनी ने कुछ अच्छा किया भी था या नहीं, कि खाली एक क्वार्टर का रिजल्ट देख के हम उसको जजमेंट पास कर दें। तो कभी भी ऐसे एक क्वार्टर का रिजल्ट देख के जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। पैट इज लोअर बाय 2%, पैट थोड़ा सा गिरा है।
ड्यू टू लोअर फॉरेक्स एक्सचेंज गेन। तो इसको इस साल में फॉरेन एक्सचेंज से जो गेन है थोड़ा कम आया था। डिमांड फॉर एपीआई इन डोमेस्टिक मार्केट वाज ड्यू म्यूटेड इन Q4। तो ये चीज नोट करने का है कि लास्ट क्वार्टर में डोमेस्टिक मार्केट में जो एपीआई का डिमांड था वो थोड़ा सा म्यूटेड था। तो मे भी ये जो डिमांड म्यूटेड Q4 में था, ये Q1 में भी कंटिन्यू हुआ और भी ज्यादा डिमांड कम हो गया, जिसके वजह से रिजल्ट खराब आया। We expect this to be a short-term phenomena and that domestic market would eventually pick up. The margins in formulation business में margin dip किया है, continues to be under pressure due to high API prices, packing prices and freight cost. तो अब समझ में आ रहा है कि Q1 का रिजल्ट क्यों खराब हुआ होगा, क्योंकि Q4 में जब इतना ज्यादा दिक्कत नहीं था, Q4 में लड़ाई बस उस समय थोड़ा सा चालू ही हुआ था रशिया और यूक्रेन का, जबकि Q1 में अगर मैं बोलूं अप्रैल मई जून, उस समय तो सब कुछ एकदम डिसरप्ट हो रखा था। चाइना में लॉकडाउन लग गया था, रशिया का वॉर एकदम फुल फ्लेजेड में था, रशिया पे इतने सैंक्शंस लग गए थे, और क्रूड ऑयल का दाम आसमान छू रहा था, नेचुरल गैस का दाम आसमान छू रहा था, सॉल्वेंट के प्राइसेस आसमान छूने लगे थे। ये सारा Q1 में हुआ है। तो आप समझिए जब Q4 में बोल रहा है कि एपीआई का प्राइसेस बढ़ा हुआ था, पैकिंग प्राइसेस बढ़े थे और फ्रेट कॉस्ट बढ़ा हुआ था, जिसके वजह से इनका मार्जिन डिप किया। तो Q1 में तो और भी बुरा कंडीशन था, एपीआई के प्राइसेस शायद और भी ज्यादा बढ़े हुए थे, फ्रेट कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ा हुआ, इनका जो रॉ मटेरियल है, सॉल्वेंट, एनर्जी कॉस्ट, ये खुद और भी ज्यादा बढ़ा हुआ। तो अब क्या है, यहां पर इनके पास एक चीज देखना होगा कि इनके पास खुद का कैप्टिव पावर प्लांट बोल के ऐसा कुछ नहीं है। भले ये फार्मास्यूटिकल में इनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है, तो इनको एनर्जी खरीदना पड़ता है, और कोयला का दाम आसमान छू रहा है, नेचुरल गैस का दाम आसमान छू रहा था Q1 में। तो वहां पर क्या हुआ, इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो Q4 में ही जब बढ़ा हुआ है तो Q1 में तो और भी ज्यादा कॉस्ट बढ़ गया। द मार्जिनल डिप इन आरओसी वॉज अकाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल इशू इन शेयर। तो बोल रहे हैं इन्होंने करीब करीब 5 करोड़ शेयर नया इशू किया था, तो वहां पर क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम हो गया। नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया तो इक्विटी ओवरऑल नेटवर्थ बढ़ गया कंपनी का। तो प्रॉफिट तो इमीडिएटली नहीं आएगा, उसका तो एक्सपेंशन 1 साल 2 साल बाद उसका बेनिफिट आना चालू होगा। तो अभी इमीडिएटली कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स और नेटवर्थ बढ़ गया, उसके अगेंस्ट में उतना प्रॉफिट नहीं आया, तो रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड थोड़ा सा कम दिखने लगा। आगे के लिए मैनेजमेंट का क्या बात है, ग्रोथ के लिए क्या कर रही है कंपनी? दे आर फोकसिंग ऑन R&D टू डेवलप हाई वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम एपीआई इंटरमीडिएट्स डेवलप कर रहे हैं, अपने कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं, ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करके रेगुलेटेड मार्केट में इंटर करने का कोशिश कर रहे हैं, और एपीआई एंड फॉर्मुलेशंस में एक सिनर्जी बैठाने का कोशिश कर रहे हैं। कॉस्ट अपना रेगुलरली ये लोग कोशिश कर रहे हैं कम करने का, ये लोग इंटरमीडिएट्स डेवलप कर रहे हैं एपीआई बनाने के लिए, यानी दे आर गेटिंग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। पहले ये लोग फॉर्मुलेशंस बनाते थे, वहां से एपीआई बनाना चालू किए, और एपीआई से अब ये लोग बोल रहे हैं हम लोग इंटरमीडिएट भी खुद ही बनाएंगे, और बस एक स्टेज बचेगा कि की रॉ मटेरियल जो है वो भी ये लोग खुद बनाने लगे। तो की रॉ मटेरियल तो ये लोग कब बनाएंगे नहीं, बट फिलहाल इंटरमीडिएट्स भी ये लोग खुद बना रहे हैं। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना, तो चाइना पे ये लोग अपना डिपेंडेंस को रिड्यूस कर रहे हैं और अपने आप सेल्फ सफिशिएंट बनने का कोशिश कर रहे हैं। यानी पहले ये लोग इंटरमीडिएट चाइना से लिया करते थे, अब खुद अपना इंटरमीडिएट डेवलप करके चाइना से डिपेंडेंस कम करना है। ऑपरेशनल कॉस्ट को ये लोग ऑप्टिमाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, इंप्रूविंग यील्ड्स, प्रोसेस यानी जिस प्रोसेस से ये लोग दवाई बनाते हैं उस प्रोसेस को और इंप्रूव करके वहां पर भी कॉस्टिंग कम करने का कोशिश है। और पैकिंग लाइंस को ऑटोमाइजेशन कर रहे हैं, यानी अपने आप पैकिंग, क्योंकि दवाई देखो एपीआई में कोई पैकिंग नहीं लगता, फॉर्मुलेशंस में पूरा पैकिंग लगता है, तो पैकिंग कॉस्ट भी एक पार्ट हो जाता है उनका। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि पैकिंग का जो पूरा है वो पूरा ऑटोमेटिक हो जाए, तो वहां हम लोग को लेबर का जरूरत ना पड़े, तो लेबर कॉस्ट वहां से कम करने का कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस को डेवलप करने के लिए लोग कस्टमर बेस बढ़ा रहे हैं, नए कस्टमर्स और नए ज्योग्राफीज को टारगेट कर रहे हैं, और न्यू रेगुलेटरी फाइलिंग्स कर रहे हैं ताकि नए नए ज्योग्राफी में इंटर कर सके। एपीआई में इन्होंने क्या डेवलपमेंट अभी तक हुआ है, तो आवर R&D टीम यूजेस इनोवेटिव स्ट्रेटेजी टू डेवलप टेस्ट एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स विद सिंगुलर पर्पस, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एपीआई एंड फॉर्मुलेशंस। ये लोग सेटअप कर रहे हैं एक नया R&D फैसिलिटी एपीआई के लिए। फिर अभी दे आर द फर्स्ट कंपनी टू रिसीव ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर लॉन्च ऑफ बायापिनम। बायापिनम नाम का एक दवाई है, एपीआई है, उसको लॉन्च करने के लिए पहली कंपनी जिसको ये परमिशन मिला है। दे आर द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च दिस एपीआई इन रशिया। दे हैव फाइल्ड प्रोसेस पेटेंट, नाइट्रोक्साइल नाम का एक एपीआई है, उसके लिए ये लोगों ने प्रोसेस पेटेंट के लिए फाइल किया है
कि नाइट्रोक्साइल बनाने के लिए जो प्रोसेस ये लोग यूज करते हैं उसको और कोई दूसरी कंपनी यूज ना कर सके। इस वजह से इन लोगों ने प्रोसेस पेटेंट फाइल किया है यूरोप में और चाइना में। इंडिया में भी किया था और इंडिया में तो ऑलरेडी इनको ये पेटेंट मिल भी गया। अब बाकी है यूरोप और चाइना में पेटेंट लेना। और नाइट्रोक्साइल का इन्होंने जर्मनी में रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, तो जर्मनी में भी ये नाइट्रोक्साइल का बिक्री नेक्स्ट क्वार्टर से बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर कमर्शियलाइज्ड इन्होंने एक और टिगाक्लोराल बोल के इनको कमर्शियलाइज किया है। रिवाक्सोबैन बोल के एक प्रोडक्ट है उसको भी कमर्शियलाइज किया है। तो कभी भी कोई एपीआई जब कमर्शियलाइज होता है तो उसको मार्केट पकड़ने में जनरली 1 से 2 साल लग जाता है। तो ये सब जो अभी कमर्शियलाइज हो रहा है ना प्रोडक्ट, इसका बेनिफिट आपको इमीडिएटली 1 या 2 क्वार्टर में नहीं दिखेगा। 1 साल का टाइम लगेगा जब ये प्रोडक्ट मार्केट पकड़ेगा और यहां से काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आना चालू हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग अगर बात करें इनका प्रोडक्ट्स के बारे में, तो प्रोडक्ट पाइपलाइन में ये चारों प्रोडक्ट ऑलरेडी इनका कमर्शियलाइज हो चुका है। FY 22-23 में ये 11-12 प्रोडक्ट जो नजर आ रहा है ये कमर्शियलाइज हो जाएंगे। और FY 23 के बाद ये और 8-9 प्रोडक्ट पाइपलाइन में है जो FY 23 के बाद कमर्शियलाइज होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कितना स्ट्रॉन्ग है और कंपनी कितना डेडिकेटेडली काम कर रही है। हाँ, अब ये है कि इस तरह की कंपनी में जनरली रिजल्ट आपको इमीडिएटली देखने नहीं मिलेगा। रिजल्ट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, 1-1.5 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा। तब ये जो प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रहे हैं, कमर्शियलाइज हो रहे हैं, उसका बेनिफिट नंबर्स में आता हुआ दिखेगा। फॉर्मुलेशंस में क्या है, इन्होंने ऑलरेडी 258 डोजियर्स फाइल कर दिया है और इसमें से 7 नए प्रोडक्ट ऑलरेडी इन लोगों ने डेवलप कर दिए। अब क्वेश्चन आता है ये डोजियर क्या होता है। तो ये सब कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं फार्मा कंपनीज के, डोजियर, डीएमएफ। तो डीएमएफ क्या होता है, ड्रग मास्टर फाइल होता है। तो डीएमएफ क्या होता है, नॉर्मली एपीआई के लिए, खाली एपीआई का, जैसे हम लोग कोई सब्जी बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं तो उसका एक मेनू होता है, वैसे एपीआई बनाने के लिए जो मेनू होता है वो मेनू एक ड्रग मास्टर फाइल में पेश किया जाता है रेगुलेटरी बॉडीज को, उसको बोलते हैं ड्रग मास्टर फाइल। पर जो डोजियर होता है, जब आप फॉर्मुलेशंस बनाते हो तो आपको पूरा डोजियर यानी कंप्लीट डॉक्यूमेंट, कंप्लीट फोल्डर बना के आपको देना पड़ता है कि इसमें ये मेरा बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, ये मेरा एपीआई है, एपीआई का ड्रग मास्टर फाइल ये है, उसके बाद उसको हम लोग फॉर्मुलेशन ऐसे करते हैं, फॉर्मुलेशन के बाद पैकिंग ऐसे करते हैं, इसका ये साइड इफेक्ट है, ये दवाई का ये साइड इफेक्ट नहीं, ये सारा कुछ बता के एक पूरा फोल्डर देना पड़ता है। तो ड्रग मास्टर फाइल इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ डोजियर, डोजियर इज अ बिगर पार्ट। ये बिग बड़ा फोल्डर है जो रेगुलेटरी बॉडी के पास जाता है और फिर वो लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या ये दवाई मार्केट में बेचा जा सकता है, क्या लोगों के कंजम्पशन के बाद उनके हेल्थ पे साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा, और अगर आएगा तो क्या बेनिफिट इज मोर देन द साइड इफेक्ट। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद वो लोग इस डोजियर को पूरा स्टडी करने के बाद फिर अप्रूवल देते हैं कि ठीक है आप अभी अपना दवाई बाजार में बेच सकते हो। तो ऐसा इन्होंने 258 डोजियर्स फाइल किया है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। ये उसमें से अभी 7 प्रोडक्ट इनका डेवलप हुआ, यानी परमिशन 7 प्रोडक्ट का मिल गया। तो 4 इनको रेगुलेटेड मार्केट में अप्रूवल मिल गया और 28 इनको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अप्रूवल मिल गया। फिर अब इनका केपेक्स प्लान देखते हैं क्या है। पनोली साइट में द वर्क एट पनोली साइट इज प्रोग्रेसिंग एट फुल स्विंग। तो ये जो वर्क आ रहा है इसमें क्या बनाएंगे ये लोग, इस वर्क में ये लोग बनाएंगे एपीआई और एपीआई के इंटरमीडिएट्स, और ये लोग बोल रहे हैं कि वी एक्सपेक्ट दिस टू कंप्लीट बाय जुलाई 22। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो ऑलरेडी अगस्त 22 में है, आप जुलाई का बात एक्सपेक्ट क्यों बोल। ये जो कंपनी का जो कमेंट्री है ये मार्च के रिजल्ट के बाद है। आप याद रखिए Q1 के बाद नहीं है, ये मार्च के बाद। तो मार्च के बाद यानी अप्रैल में या जून में जब रिजल्ट आया था तब कंपनी ने बोला था कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि जुलाई में ये रेडी हो जाए। बट मैंने इसको चेक किया, अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। तो हो सकता है बहुत जल्दी ऐसा कोई अपडेट आ जाए कि पनोली का साइट चालू हो गया। कमर्शियल प्रोडक्शन जो होगा इसमें सितंबर 22 से ये कमर्शियल प्रोडक्शन होना चालू होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें एपीआई और इंटरमीडिएट्स बनेगा। महद वाले फैसिलिटी में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग का फेज 1 जो प्लांट है, नॉन स्टेराइल फैसिलिटी का फेज 1 वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और फेज 2 ये लोग बोल रहे हैं जून 22 तक कंप्लीट होगा। बट अगेन वी आर इनटू अगस्त और अभी तक ऐसा कोई अपडेट देखने नहीं मिला है। ऑर्गेनिक ग्रोथ इनका ये बोल रहे हैं कि हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए भी जाएंगे, वी आर लुकिंग कि हम लोग कोई एपीआई फैसिलिटी को अक्वायर कर सकते हैं बाय जून 22। तो ये जो जो एक्सपेक्टेशन इन्होंने जून 22 तक रखा था या जुलाई तक, ऐसा कुछ अभी तक तो मटेरियलाइज नहीं हुआ है। फिर
इनका जो है एपीआई एक्रेडिशन यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है, यूरोप सीजीएमपी से अप्रूव्ड है, डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है। तो आप देख सकते हो कि दुनिया के सारे बड़े बड़े एक्रेडिशन से इनको अप्रूवल, इनके प्लांट को अप्रूवल मिला हुआ है। प्लांट को अप्रूवल मिलने का मतलब होता है कि ये प्लांट में जो दवाई बन रहा है वो सही तरीका से बन रहा है, सही प्रोसेस से बन रहा है, इस चीज का अप्रूवल इनको ऑलरेडी मिल चुका है। अब क्या होगा, ये जो दवाई बनाएंगे यूएस एफडीए अप्रूव प्लांट है, तो इनको अमेरिका में, यूरोप में बेचने का परमिशन है। पर अभी भी ये परमिशन इनको जो मिला है ना, लास्ट एक दो क्वार्टर पहले ही मिला है। तो इन्होंने अभी तक अमेरिका का मार्केट उतना पकड़ नहीं पाया। इनका अभी भी होल्ड जो है ना, आप देखोगे मेनली अफ्रीकन मार्केट में इनका होल्ड है, अमेरिकन मार्केट में है नहीं। अमेरिका में है भी तो लैटिन अमेरिका में इनका थोड़ा सा होल्ड है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, सेगमेंट वाइज आप परफॉर्मेंस देखे तो इनका मेन सेगमेंट जो रेवेन्यू का आता है वो कहां से आता है, स्टेराइल कार्बामेन से आता है। तो यानी स्टेराइल से इनका काफी बड़ा बिजनेस आता है। तो इसको ये लोग अब नॉन स्टेराइल करने के प्लान में है कि इसको टैबलेट के फॉर्म में भी अगर ये लोग बना सके तो वहां बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी कहां से कितना आता है आप चाहे तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर इनका जो FY22 में जो रेवेन्यू है लोकल सेल्स और एक्सपोर्ट से कितना है, तो ऑलमोस्ट 50-50% के आसपास लोकल और एक्सपोर्ट से। बट अगर Q4 का परफॉर्मेंस देखें तो इनका एक्सपोर्ट वाज मोर देन द डोमेस्टिक सेल्स। फॉर्मुलेशन डिवीजन में अगर देखें तो कहां पर रीजन वाइज इनका कहां पर आता है, जैसा मैंने बताया अफ्रीका, ये जो पर्पल है दैट इज अफ्रीका, एंड दैट ये ग्रे वाला जो है ये साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका और साउथ अफ्रीका से मेजर रेवेन्यू आता है, डोमेस्टिक से बहुत कम आता है। साउथ ईस्ट एशिया से आता है, ये ब्लू वाला यूके है, और लैटिन अमेरिका है। तो लैटिन अमेरिका इज नॉट सो रिच, जब तक यूएस में मार्केट नहीं पकड़ लेता है तब तक कोई खास मतलब ग्रोथ नहीं हो, मतलब एक तरह से अर्निंग मार्जिन बहुत ज्यादा शूटअप करे ऐसा चांसेस कम होता है। तो हम लोग को ये ट्रैक करना होगा कि यूएस मार्केट में ये कब एंट्री करती है, और जैसे जैसे यूएस मार्केट में होल्ड होगा इनका मार्जिन इंप्रूव होगा। परमिशन तो इनको मिल गया, बस होल्ड होने का बात। फिर हम लोग बात करें कि पेनिसिलिन और नॉन पेनिसिलिन में, तो ऑलमोस्ट वहां भी 50-50% का शेयरिंग है कि पेनिसिलिन दवाई से कितना अर्निंग है और नॉन पेनिसिलिन से कितना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो ओवर द ईयर अच्छा ही परफॉर्मेंस हो रहा है, सेल्स बढ़ते जा रहा है। इबिटा देखें तो 1934 लाख से बढ़ के 2600, ऑलमोस्ट 2700 लाख ने 27 करोड़ का इबिटा कंपनी ने किया। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का घट रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पर ये इस क्वार्टर में थोड़ा सा गिरा है, Q4 में। बट अगेन नेट थोड़ा सा अप डाउन रहता है नेट प्रॉफिट में कंपनी का, क्योंकि इस तरह की कंपनी में क्या होता है, थोड़ा सा सॉल्वेंट का प्राइस और ये सब अपडेट, एनर्जी कॉस्ट का प्राइस, कोल का प्राइस, ये सब ऊपर नीचे होने से थोड़ा सा मार्जिन पे इंपैक्ट आता है, तो नेट प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट आता है। सेल्स का बात करें तो सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी ओवर द ईयर्स काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। FY 2021 में तो काफी बढ़ गया था। FY 21-22 में फर्स्ट क्वार्टर मैंने बताया वो खराब होने की वजह से ये सेल्स थोड़ा सा डिप किया, बट इबिटा कंपनी ने अच्छा किया। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का रेगुलरली गिर रहा है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो कंपनी का रेगुलरली बढ़ रहा है। तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव एज फार एज द ईयरली परफॉर्मेंस इज कंसर्न। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% से गिर के थोड़ा सा 20% के आसपास आया। तो वो मैंने बताया क्योंकि इन्होंने नया इक्विटी इशू किया, उस वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट कोपरान लिमिटेड। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर Q1 में ऐसा क्या हुआ कि रेवेन्यू इनका जो अर्निंग से खराब हुआ। तो इसको एनालाइज करते हैं Q1 के परफॉर्मेंस को। तो Q1 में आप देखिए, पहला तो रेवेन्यू गिरा है। पिछले क्वार्टर में ये 142 करोड़ था, वो घट के 125 करोड़ हो गया। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, कारण ये हो सकता है कि डोमेस्टिक डिमांड, जैसे कि मैनेजमेंट ने बताया था, पिछले क्वार्टर में भी स्लो था, इस क्वार्टर में मे बी और भी ज्यादा स्लो हो गया होगा। फॉरेन एक्सचेंज से इनको खासा लॉस हुआ है, 3 करोड़, ऑलमोस्ट 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। एक्सपेंसेस में आप देखें तो मटेरियल कॉस्ट तो ठीक है। मटेरियल कॉस्ट इनका अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट इज 61% ऑफ सेल्स, जो कि नॉर्मली यहाँ पर 53-54% ऑफ सेल्स होता है। तो ये जो 61% ऑफ सेल्स हो गया मटेरियल कॉस्ट, यानी यहाँ पर सॉल्वेंट के प्राइस बढ़ गए, एनर्जी कॉस्ट बढ़ गया, जो कि की बेसिक मटेरियल होता है, तो वहां पर ये परसेंटेज बढ़ गया। दूसरा, ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 16-16.5 करोड़ का क्या है, दैट इज समथिंग कि इनको स्टॉक इन ट्रेड क्यों खरीदना पड़ा। तो माई क्वेश्चन इज दिस, और अभी तक मैनेजमेंट का ऐसा कोई क्लेरिफिकेशन इसको लेके नहीं आया है। ये जैसे ही कुछ मुझे पता चलता है या क्लेरिफिकेशन आता है, मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगा, आपको बताऊंगा। तो ये परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड जनरली क्यों होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का कोई एक्सपेंशन चल रहा है, कंपनी का कोई ऐसा काम चल रहा है कि ये लोग खुद
अपने फैक्ट्री में नहीं बना पा रहे किसी वजह से, तो ये लोग रॉ मटेरियल के बदले डायरेक्टली फिनिश गुड्स खरीद के बेचने लगते हैं ताकि कस्टमर हाथ से ना जाए। तो ऐसा में क्या होता है, मार्जिन इनका बहुत सेक्रीफाइस होता है। आप बाजार से खरीद के जब बेचोगे तो वो आप रिटेलर बन गए, और रिटेलर को 1 या 2 या 4% से बेसी का मार्जिन नहीं मिलता है। मैन्युफैक्चरर को 15, 20, 18% का मार्जिन मिलता है, रिटेलर को 4-5% से बेसी का मार्जिन नहीं मिलता है। तो ये जो 16.5 करोड़ का इन्होंने स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है, तो मे भी उसको डायरेक्टली अपने कस्टमर को बेचने के लिए, वहां इनका मार्जिन पूरी तरह से डिप हो गया। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये कंपनी नहीं करती तो इनका रेवेन्यू और भी ज्यादा नीचे दिखता। तो उस रेवेन्यू को बचाने के लिए कंपनी ने शायद ये स्टेप लिया है कि शायद हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अपने यहाँ पर किसी वजह से, तो हम बाजार से खरीद के बेच देते हैं एक बार। तो ये समझना पड़ेगा डिटेल में। फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री कहाँ सा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये थोड़ा कम हुआ है। तो ये मेन अगर मैं बताऊं तो ये जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की वजह से जो है ये मार्जिन इनका गिरा है। अगर आप पूरे ओवरऑल प्रॉफिट में भी देखो तो पूरा प्रॉफिट का अगर मैं बात करूं तो कंपनी को इतना ही मेनली प्रॉफिट का डैमेज भी हुआ है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 17 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ हो गया। तो कहीं ना कहीं 10 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है। तो 10 करोड़ का जो प्रॉफिट कम हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो 16.5 करोड़ हुआ है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अदरवाइज अगर कंपनी में देखें तो एक क्वार्टर में हमें जज नहीं करना चाहिए अभी। तो ऑब्वियसली अर्निंग काफी गिर गया है। अर्निंग गिरने का दो कारण है, एक तो नेट प्रॉफिट कम हुआ है, और दूसरा इनका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया। इन्होंने 5 करोड़ नया शेयर इश्यू किया तो इनका नंबर ऑफ शेयर्स गिर गया। तो वहां पर क्या हुआ, इस वजह से इनका अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा और डिप कर गया। बट अगेन ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, फंडामेंटल्स अच्छा है, कंपनी काफी अच्छे से बैकवर्डली इंटीग्रेट अपने आप को कर रही है। तो एक क्वार्टर का खराब परफॉर्मेंस को देख के हमें इसे जज नहीं करना चाहिए। और जितना नंबर्स खराब हुआ है ऑलमोस्ट उतना करेक्शन, ऑलमोस्ट 50% करेक्शन ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है। तो इतना करेक्शन के बाद आई थिंक ये कंपनी अब उसमें डाउनसाइड थोड़ा सा कम बचा है। बट अगेन दिस इज नॉट एनी रिकमेंडेशन, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि ये एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि आपको समझा सकूं कि नंबर्स खराब भले ही दिखे, पर अगर आपको बिजनेस एनालिसिस करना आता है ना तो आप बिजनेस के फ्यूचर को देख पाओगे कि ठीक है ये क्वार्टर में नंबर खराब हुआ, नॉट एन इशू, क्या नेक्स्ट 2 क्वार्टर के बाद कंपनी का नंबर अच्छा हो सकता है, पोटेंशियल है अच्छा होने का। तो उसके लिए फिलहाल हमें क्या ट्रैक करना होगा कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो रहे हैं कि नहीं, एनर्जी कॉस्ट कम हो रहा है कि नहीं, और आगे डिमांड जो है वो एपीआईज का बढ़ रहा है कि नहीं, और खास करके इस कंपनी में क्या यूएस मार्केट में इनका प्रेजेंस बढ़ रहा है कि नहीं। तब ये कंपनी के लिए कंप्लीट गेम चेंजर साबित होगा। अभी इसका वैल्यूएशंस मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं देखना चाहता हूं इसको रुक के। मैं क्वार्टर 1 का रिजल्ट के बाद हो सकता है मैनेजमेंट से कोई डिस्कशन हो जाए, उनका व्यूज पूरा पता चले, आगे का क्या गाइडेंस है उनका, उनको क्या रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है, क्या उनके लिए सस्टेनेबल इबिटा मार्जिन दिख रहा है। वो जब तक मैनेजमेंट से पूरा समझ में नहीं आता ना तब तक किसी भी तरह का वैल्यूएशन करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने इसीलिए कोई वैल्यूएशन इसका नहीं किया है। आई जस्ट विश कि मैनेजमेंट का कॉन कॉल हो या उनका किसी भी तरह का अपडेट्स आए या कोई इंटरव्यू आए जहां से ये सारे डेटा मिले, और जैसे ही मुझे मिलता है मैं इसको जरूर अपडेट करके आपको वैल्यूएशन भी बताऊंगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, जाने से पहले बोलूंगा, अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने मिल रहा है तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए आए हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ नॉलेज ले सके, एम्पावर हो सके और अपने स्टॉक मार्केट में लॉसेस को बचा सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।